So now we are starting with the next concept, that is of balance sheet. अब तक जो हमने किया है, देखो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट कंप्लीट किया वो ठीक है. इस चैप्टर में जब हम बात करेंगे ट्रेडिंग एंटिटीज की, तो वी हैव कंप्लीटेड क्या, वी हैव कंप्लीटेड ट्रेडिंग अकाउंट का कंसेप्ट, पीएनएल अकाउंट का कंसेप्ट, और बाकी जो चीजें हैं वो अभी हमारी पेंडिंग है. तो अब हम स्टार्ट करेंगे बैलेंस शीट का कंसेप्ट. बैलेंस शीट क्या होता है, देखो ऑब्वियसली अब आपको दिख गया होगा, गलती से स्क्रीन पे पहले ही आ गया, पूछने से पहले ही जवाब मिल गया. बैलेंस शीट क्या होता है, तो बैलेंस शीट बेसिकली क्या होता है कि स्टेटमेंट होता है. क्या होता है, स्टेटमेंट किस बात का, जो कि एक पर्टिकुलर एंटिटी के फाइनेंशियल पोजीशन को रिफ्लेक्ट करता है. क्या करता है, ये फाइनेंशियल पोजीशन बताता है किसी भी एंटिटी का, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का. हाँ या ना. एंड बेसिकली व्हाट इज गोइंग टू बी रिफ्लेक्टेड इन बैलेंस शीट, तो सर यही तो है, एसेट्स एंड liabilities. So what is the statement here? It is a statement which shows the financial position of an entity by reflecting the balances of assets and liabilities. Assets और liabilities का balances को show करते हुए एक financial position reflect करता है. किसकी financial position की बात कर रहा है ये एक किसी भी entity की बात कर रहा है, not only company, it is also talking about partnership firm, HUF and a sole proprietor, any kind of organization will be there. ठीक है ना, in fact NPO as well, एनपीओ एज वेल, ठीक है ना. सो किसी भी काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के जो फाइनेंशियल पोजीशन को ये रिफ्लेक्ट करता है. आई होप वी आर नॉट गोइंग टू मिस दैट. ये इतना क्लियर होना चाहिए, मुझे लगता है कंसेप्ट ये पहले ही दे दिया था फ्रॉम द वेरी फर्स्ट लेक्चर, जब हमने इसके बारे में डिस्कशन करा था और बात करी थी कि व्हाट इज बैलेंस शीट, व्हाट इज गोइंग टू बी डिस्कस्ड अंडर बैलेंस शीट. तो मैंने बताया था कि फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एन एंटिटी वही बैलेंस शीट रिफ्लेक्ट करता है. ठीक है ना. तो ये सब हमारा डिस्कशन हो चुका है. ये इतना ही बैलेंस शीट का नोट्स है, इससे ज्यादा इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है. बैलेंस शीट में इससे ज्यादा कुछ नहीं लिखना. हालांकि बैलेंस शीट में बहुत कुछ लिखना है, बट अगर कोर नोट्स की बात करोगे बैलेंस शीट के, तो बैलेंस शीट के मीनिंग में इससे ज्यादा कुछ नहीं होता. ठीक है ना. टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पर्टिकुलर नोट और इसको आपको लिख के आना है. ठीक है. तो बैलेंस शीट बताने के लिए तो नहीं था ऐसा कुछ, बैलेंस शीट तो डायरेक्ट बन भी जाएगा. ठीक है. बट अब जो आगे करना है हमें, देखो ध्यान से, जो हमें आगे करना है, this one, that is opening entry. Now what is opening entry? Entry ये पुराने चिट्ठे थे कुछ, छोड़ो. ओपनिंग एंट्री क्या होता है? अच्छा, ओपनिंग का मतलब क्या होता है, साल के शुरू में या आखिरी में? शुरू में, ऑब्वियसली. सो ओपनिंग एंट्री का कनेक्शन क्या है? सर ओपनिंग एंट्री तक जाऊंगा, पहले ये बताओ अकाउंटिंग इक्वेशन का नाम सुना है? क्या होता है अकाउंटिंग इक्वेशन? सर ये होता है एसेट्स इक्वलाइज कैपिटल प्लस लायबिलिटी. एसेट्स इक्वलाइज कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज नोन एज अकाउंटिंग इक्वेशन. डू यू नो कि ये पर्टिकुलरली कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रिफ्लेक्ट करता है? तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो बैलेंस शीट एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जिसमें ये एसेट, कैपिटल और लायबिलिटी ये शो होता है. हाँ या ना. एंड दैट इज द रीजन अकाउंटिंग इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं? बैलेंस शीट इक्वेशन भी बोलते हैं. अकाउंटिंग इक्वेशन को हम बैलेंस शीट इक्वेशन भी बोलते हैं. ठीक है बेटा. अब मुद्दा आता है वापस कि सर बैलेंस शीट किसको रिफ्लेक्ट करता है? सर बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट जो बैलेंसेज को रिफ्लेक्ट करता है. कौन कौन से अकाउंट के बैलेंसेज? सर नॉमिनल छोड़कर बाकी सब. नॉमिनल अकाउंट कहां चला जाता है? जब आपने क्लोजिंग एंट्री पढ़ी थी तो क्लोजिंग एंट्री में मैंने आपको बताया था ऑल द नॉमिनल अकाउंट्स ऑफ द पर्टिकुलर ईयर विल बी रिटन ऑफ बाय ट्रांसफरिंग देम टू द ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट. जितने भी नॉमिनल अकाउंट होते हैं सब ट्रेडिंग पीएनएल में जाके खत्म हो जाते हैं, वहीं उनका अंतिम संस्कार हो गया, वहीं उनकी कुंडली खत्म. अब बात आई बाकी जो दो अकाउंट बन गए, कौन कौन से? रियल और पर्सनल अकाउंट. रियल और पर्सनल अकाउंट, इन दो अकाउंट्स को हम बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट करते हैं क्योंकि इनका बैलेंस जो होता है वो मल्टीपल ईयर्स को रिप्रेजेंट करता है. हाँ या ना. सो जितने भी एसेट्स एंड लायबिलिटीज होते हैं वो बैलेंस शीट में इसलिए जाते हैं. अच्छा, नाम ही है बैलेंस शीट. शीट मतलब स्टेटमेंट. स्टेटमेंट विच शोज द बैलेंसेज. अब बैलेंस अगर आया है तो ऑब्वियसली वो आगे कैरी फॉरवर्ड होगा. कोई भी बैलेंस अगर आया है तो बैलेंस क्या होगा?
कैरी फॉरवर्ड होगा। तो जो पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस शीट था यानी क्लोजिंग बैलेंस था, वो बैलेंस अगले साल ट्रांसफर होगा कि नहीं होगा, और अगले साल यानी नेक्स्ट ईयर ट्रांसफर करेंगे। नेक्स्ट ईयर पहुंच गया, आज पहला दिन है नेक्स्ट ईयर का, तो आज उस बैलेंस शीट को इस ईयर में इनकॉर्पोरेट करने का है अपने को। उस बैलेंस शीट यानी पिछले साल की बैलेंस शीट को इस साल की जर्नल एंट्री में कन्वर्ट करेंगे, और वो जो पहली एंट्री होगी साल की वो क्या कहलाएगी, opening entry. So basically what is the opening entry? Go for that. This is the first entry. This is the first entry of the year that is to be passed from the balance sheet shown in balance sheet to brought forward the balances of assets and liabilities. जो पिछले साल बैलेंस शीट में बैलेंसेस दिख रहे हैं उन बैलेंसेस को इस साल लेके आना है, तो पहली एंट्री जो साल की पास होगी उसे क्या नाम देंगे, ओपनिंग एंट्री का नाम देंगे। यू मस्ट रिमेंबर दैट ओपनिंग एंट्री, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। एंड ऑब्वियसली मैंने तुम्हें बताया ना कि एसेट इज इक्वल टू क्या, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, दैट इज योर अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच। तो ऑब्वियसली एसेट क्या होता है दोस्त, एसेट क्या होता है, डेबिट या क्रेडिट? अच्छा अभी समझ नहीं आया था क्या पूछ रहा था। एसेट क्या होता है और लायबिलिटीज, और बाकी बच गया क्या, कैपिटल, वो क्या होगा, क्रेडिट होगा। इनफैक्ट अगर मान लो एसेट्स और लायबिलिटीज दे दिया और कैपिटल नहीं दिया तो क्या करोगे, डिफरेंस निकाल लोगे। यू नो द अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच, क्लियर? सो ये आपका ओपनिंग एंट्री का कंसेप्ट है। इनफैक्ट ये जो मैंने अभी आपको बताया ना, इस पे आपके 2 इलस्ट्रेशंस बेस्ड हैं। अब ये फालतू सी चीज के ऊपर 2 इलस्ट्रेशन बेस्ड है, जैसे ये इलस्ट्रेशन। अब आप देख लीजिए, अगर आपको इससे अकाउंटिंग ओपनिंग एंट्री करनी है, ओपनिंग एंट्री करनी है, देखो मैं करा नहीं रहा, मैंने बता दिया ओपनिंग एंट्री, जितना मैंने अभी पढ़ाया उतना ही इसका सॉल्यूशन है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। लाइक अगर ओपनिंग एंट्री पास करनी है तो कितने एसेट्स है, सबको एक एक करके डेबिट कर दो। क्या, कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, ट्रेड रिसीवेबल डेबिट, क्लोजिंग इन्वेंट्री डेबिट, मशीनरी एंड इक्विपमेंट डेबिट, क्लियर? उसके बाद महिंद्रा एंड सन्स लायबिलिटी है, क्रेडिट हो जाएगा, ऑब्वियसली लोन लिया होगा, एंड कैपिटल क्रेडिट हो गया। इसको देखोगे दोनों कर दिया, बैलेंस बराबर हो गया। अब इतना करने के लिए मुझे नहीं लगता तुम्हें दिक्कत होगी। इसमें क्या दिक्कत आई बताओ, यही है ओपनिंग एंट्री, इतना ही सॉल्यूशन है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। क्लियर है? ओपनिंग एंट्री इलस्ट्रेशन नंबर 8 था ना, हाँ 8, ठीक है। बीच में जो छूट गया टेंशन मत लो, मैं कराऊंगा, उसकी चिंता छोड़ो, बट ओपनिंग एंट्री यू नो इतने से तो काम चल जाएगा। एंड देन अदर वन इज इलस्ट्रेशन नंबर 11 आई गेस, illustration number 11 I guess that was also from for opening entry, exactly that is the illustration number 11, here it is। क्या है, वही सेम काम, सारे एसेट्स डेबिट, लायबिलिटीज क्रेडिट और कैपिटल क्रेडिट, और ये हो गया ओपनिंग एंट्री। क्या क्या एसेट है देखिए ध्यान से। एसेट नंबर 1 क्या, फिक्स्ड एसेट, डेबिट होगा क्रेडिट होगा, डेबिट होगा। इन्वेंट्रीज, देन ट्रेड रिसीवेबल, बस यहां बेटा इतना याद रखना, डेबिट कितने से करना, 1,88,000, और प्रोविजन को बेसिकली एज अ लायबिलिटी क्रेडिट कर देना, ऑल्दो लायबिलिटी नहीं है बट क्रेडिट कर देना, ठीक है ना, माइनस करके एंट्री नहीं करना। यानी 181,800 डेबिट नहीं करना, 1,88,000 डेबिट करना, और 6,200 को क्रेडिट कर लेना। कैश को क्या करोगे, डेबिट। व्हाट अबाउट दिस वन, बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिट, वाइसो लायबिलिटी है, बहुत अच्छे। ट्रेड पेएबल, क्रेडिट, वाइसो लायबिलिटी है, कैपिटल को भी क्रेडिट कर दोगे, यही तो पढ़ा है, ये भी है। देखो ये है ओपनिंग एंट्री। अब यार ये सब क्वेश्चन बताने के लिए थोड़ी ना आज आया हूं, आज आया हूं कुछ बड़ा करने के लिए। बड़ा मतलब आज एडजस्टमेंट्स की डिस्कशन करनी है हमें। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। बैलेंस शीट की थ्योरी बता दी मैंने, ओपनिंग एंट्री के बारे में डिस्कस कर दिया, 2 क्वेश्चन भी थे ओपनिंग एंट्री के, कौन कौन से, इलस्ट्रेशन 8 एंड 11, वो कर लोगे आप आराम से। नहीं आता है तो यूल मीट मी, ठीक है ना। हालांकि इसमें कुछ नहीं है, रट्टा मार लो, काम खत्म है। अरे क्या है ओपनिंग एंट्री, अकाउंटिंग इक्वेशन को ही बस आपने जर्नल एंट्री का शेप दे देना है, यही है ओपनिंग एंट्री। अब अगर इतना याद हो जाए तो क्या दिक्कत है, अकाउंटिंग इक्वेशन तो बचपन से करते आए हो। जब भी कॉमर्स में पहली बार कोई प्रैक्टिकल चैप्टर पढ़ा था तो मैक्सिमम बच्चे 11th क्लास में क्या पढ़ते हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन, क्योंकि हर टीचर को सबसे पहले वही पढ़ाना आता है ना। एक्सेप्शन हो सकते हैं एक आध, बट वो बहुत रेयर होगा, वरना सब ने 11th क्लास में पहला प्रैक्टिकल चैप्टर क्या पढ़ा था वैसे, एनीबॉडी, समथिंग एल्स? अब जिसके सिलेबस में नहीं रहा वो अलग बात है। कोई और कुछ पढ़ के आया था कि अकाउंटिंग इक्वेशन के अलावा पहला चैप्टर प्रैक्टिकल? शायद, अभी उसको कंफर्म नहीं है, छोड़ो जान दो। हाँ तो कुछ पढ़ा होगा, है ना। 11th पास हो ना, वो पढ़ा था नहीं पढ़ा था, बस वो डाउट नहीं होना चाहिए, बाकी डाउट कोई दिक्कत नहीं है।
डाउट नहीं, डाउट है 11th पास में, चलो कोई नहीं। सो नाउ वी आर, अच्छा वो तो मोदी जी वाले थे ना तुम लोग 11th में, ओहो मैं भूल ही जाता हूँ कभी कभार यार। अरे पेपर हुए थे, बट मोदी जी आके लास्ट में क्या बोले, भाई और बहनों 12वीं क्लास के सारे बच्चे को निपटा दो। चलो कोई नहीं, हाँ 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 हाँ, 2 बार, एक बार फेल हो गए थे। अच्छा मुझे लगा 2 बार 11th दिया था, कोई नहीं बेटा। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एडजस्टमेंट, फॉरगेट अबाउट 11th यार। 11th में कुछ जो भी किया ना वो तुम कुछ करके भी कुछ नहीं किया, कोई फायदा नहीं उसका, है ना। 11th में तुमने 100/100 उठा लिया, कोई दिक्कत नहीं है, उससे कुछ नहीं होना जिंदगी में। 12th में भी 100% नंबर लेके आया, कुछ नहीं होना जिंदगी में, बस वो क्या है एक ना, बस ऐसे ही है, आपको ना भाव बढ़ाने के लिए दे दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे लिए 45% पाने वाला भी ठीक है, 33% ना पास होता है, अगर 33% भी पा के आया ना 11th-12th में वो ठीक है, अगर वो सीए फाउंडेशन में अच्छी परफॉर्मेंस देके रिजल्ट निकाल के ले आए। 100% वाला अगर एटीट्यूड में रिजल्ट खराब कर दे तो फिर मेरे लिए वो बेवकूफ है ना, ठीक है ना। चलिए बेटा उसको बंद ही रखो, वरना क्लास से बाहर चले जाओगे, कोई फायदा नहीं होगा। सुनो तो कंपनी तो बंद करो ना, वो तुम्हारे पास करते, उनको पता है तुम्हारे जैसा खाली इंसान धरती पे कोई है ही नहीं, ठीक है। तो एडजस्टमेंट्स की बात करते हैं, देखो जिंदगी में हर कोई एडजस्टमेंट्स करता है ना, नहीं करते बोलो। अभी बस से जा रहे हो, सीट एक तुम्हारी सीट है, 2 लोग की सीट है, 2 लोग बैठे, लेकिन तीसरा कोई आ गया और थका हारा लग रहा है बेचारा, तो क्या करते हो, थोड़ा सा साइड होके उसको तीसरे को भी सेट ऑफ कर देते हो, दैट इज एडजस्टमेंट, हाँ या ना बोलो। एक बंदा लंच लाया है, पूरा क्लास मिलके ठूस ठूस के खा रहा है, उसमें अब क्या ठूस के खाएगा, बट खा रहा है, तो वो भी क्या, वो भी एडजस्ट कर रहा है, ठीक है ना। मतलब अगर खाना कोई और लाए और खाए कोई और, तो एडजस्टमेंट ही हो रहा है। सो काइंड ऑफ एडजस्टमेंट तो बेटा जिंदगी का नियम है, बट बेसिकली व्हाट इज द एडजस्टमेंट इन अकाउंटिंग, देयर आर सम ट्रांजैक्शन जो पेंडिंग रह गए। अब एक्चुअली क्या होता है, देखो 2 तरीका होता है ट्रांजैक्शन को फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पहुंचाने का। ट्रांजैक्शन को फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पहुंचाने का 2 तरीका होता है। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक ट्रांजैक्शन होके आया, कहां से, पहले जर्नल हुआ, फिर उसका क्या बनाया हमने, लेजर बनाया, इसलिए डाउट होता है तुम लोग के 11th-12th पे। फिर क्या बना, ट्रायल बैलेंस। अब ये अगर 3 स्टेप उसने कर लिया तो चौथा स्टेप क्या होगा, फाइनल अकाउंट में। यानी इसने नॉर्मल प्रोसीजर फॉलो किया और फाइनल अकाउंट में इसको जगह मिल गई, ठीक है ना। फाइनल अकाउंट में जाने का एक नॉर्मल प्रोसीजर है, जर्नल एंट्री में हो, लेजर में हो, ट्रायल बैलेंस में हो, तो फाइनल अकाउंट में जाओगे, ठीक है ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जाओगे। लेकिन अगर कोई ट्रांजैक्शन ऐसा हुआ, ना तो जर्नल हुआ, ना तो लेजर हुआ, और ना ही ट्रायल बैलेंस में दिख रहा है, और वो ट्रांजैक्शन बिजनेस का ही है, कुछ कारणवश कुछ रीजन से ऐसा रहा वो पेंडिंग रह गया, तो अब क्या उसको नहीं रिकॉर्ड करेंगे। अगर नहीं रिकॉर्ड करेंगे तो क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही पिक्चर रिफ्लेक्ट करेगा, नहीं, गलत हो जाएगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट गलत माना जाएगा, तो उसको भी रिकॉर्ड करना। अब इस चक्कर में हम क्या पूरा जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस फिर से बनाए, ये भी पॉसिबल नहीं है। कितने अकाउंट्स कितनी एंट्रीज को रिवाइज करोगे, वो भी पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे में इन ट्रांजैक्शंस को हम क्या करेंगे, डायरेक्ट एंट्री दे देंगे। कहां पे, डायरेक्ट एंट्री दे देंगे, कहां पे बताओ, डायरेक्ट एंट्री मिलेगी कहां पे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डायरेक्ट एंट्री मिलेगी। ध्यान देना, डायरेक्ट एंट्री मिलेगी। और हर ट्रांजैक्शन का दोस्त आपको पता होना चाहिए, हर ट्रांजैक्शन के 2 एस्पेक्ट्स होते हैं, पहला कौन सा, डेबिट, और दूसरा कौन सा। तो ये जो डेबिट और क्रेडिट यहां मिस हो गया, यहां मिस हो गया, यहां मिस हो गया, ये डेबिट भी डायरेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में होगा, क्रेडिट भी डायरेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में होगा। यानी कि कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन जो पेंडिंग रह गए उनको हम डायरेक्टली फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लगा देंगे, और वहीं पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ही इनका डेबिट और क्रेडिट दोनों कंप्लीट करेंगे। ऐसे ट्रांजैक्शंस को हम नाम क्या देते हैं, एडजस्टमेंट्स का नाम देते हैं। ऐसे ट्रांजैक्शंस को आप क्या नाम दोगे बेटा, एडजस्टमेंट्स। तो देखो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडजस्टमेंट्स, देखो ध्यान से, इट मींस द पेंडिंग ट्रांजैक्शंस इंक्लूडिंग एरर्स एंड ओमिशंस। इट मींस द पेंडिंग ट्रांजैक्शंस इंक्लूडिंग एरर्स एंड ओमिशंस फॉर विच नो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हैज बीन डन। अभी तक कोई अकाउंटिंग नहीं हुई है। दीज आर द इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन फॉर द बिजनेस फॉर द करेंट ईयर एज वेल।
बिजनेस के ही ट्रांजैक्शन है, करेंट ईयर के ही ट्रांजैक्शन है और इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन है, लेकिन इनकी कोई अकाउंटिंग नहीं हुई है अभी तक। अगर इनकी अकाउंटिंग नहीं हुई है बेटा, तो ऐसे में क्या करना है हमें, इनकी अकाउंटिंग डायरेक्टली करनी है। नेक्स्ट लाइन देखो, इट विल बी रिकॉर्डेड डायरेक्टली टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाय डेबिटिंग एंड क्रेडिटिंग द ट्रांजैक्शन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट इटसेल्फ। यानी डेबिट और क्रेडिट दोनों ही हम कहां कर देंगे, सीधे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ही कर देंगे। याद रखना इस चीज को, डेबिट और क्रेडिट दोनों ही हम कहां करेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में करेंगे। यानी ना तो जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस, कोई मतलब नहीं है। ऐसे ट्रांजैक्शंस को नाम क्या देंगे हम, एडजस्टमेंट्स का नाम देते हैं। इन ट्रांजैक्शंस को नाम क्या देंगे हम, एडजस्टमेंट्स का नाम देंगे। इट मस्ट बी रिमेंबर्ड, इतना तो याद होना चाहिए, ठीक है ना। सो इट मीन्स द पेंडिंग ट्रांजैक्शंस इंक्लूडिंग एरर्स और ओमिशंस फॉर विच नो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हैज बीन डन टिल नाउ एंड इट विल बी रिकॉर्डेड डायरेक्टली टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाय डेबिटिंग एंड क्रेडिटिंग द ट्रांजैक्शन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट इटसेल्फ। इतना आपको क्लियरली याद रहना चाहिए, मुझे लगता है इजी है, ठीक है ना, पक्का। सो इफ समवन इज आस्किंग अबाउट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडजस्टमेंट, तो दिस इज द आंसर, ठीक है ना। अभी नहीं पता होता तो ठीक है, लेकिन अभी पता हो जाना चाहिए, ठीक है। अब बात करेंगे कितने एडजस्टमेंट्स होते हैं। सम इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स आर देयर जिनके बारे में हमें डिस्कशन करना है। तो सबसे पहला एडजस्टमेंट एंड फॉरमोस्ट एडजस्टमेंट आपको हमेशा दिखता होगा, हर क्वेश्चन में दिखेगा, एंड दैट इज ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस डिपेंड्स की क्वेश्चन में है या नहीं है। भाई अमीर आदमी का आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होगा, लेकिन अमीर आदमी का क्लोजिंग स्टॉक होगा मोस्ट प्रोबेबली, है ना। अब स्टॉक थोड़े ना अमीर आदमी खुद ही खा जाएगा, बट अगर पैसे उसके पास पड़े हुए हैं तो कोई एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग नहीं रखे। एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, अब इसको जज्बाती होकर मत लगना उसमें बाल की खाल निकालने, ठीक है ना। मैं सिंपल बात बोल रहा हूं कि अगर पैसे हैं तो तुमने सारे एक्सपेंसेस पे कर दिए, कोई एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग नहीं छोड़ा, ठीक है। लेकिन स्टॉक तो बचता ही है ना जनरली बिजनेस में, और स्टॉक होना भी जरूरी है। ये मत सोचना कि सर जो बनाया सब बिक जाए तो ही बिजनेस सही है, नहीं, स्टॉक होना कंपलसरी है, क्योंकि स्टॉक की शॉर्टेज की वजह से प्रोडक्शन रुक सकता है, और प्रोडक्शन रुक जाएगा तो ये पिछला साल तो अच्छा बीत गया, अगला साल क्या करोगे, ठीक है, बोलो। सो सम इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट आर देयर, जिसमें सबसे पहला एडजस्टमेंट क्या है, क्लोजिंग स्टॉक। व्हाट इज द ट्रीटमेंट फॉर क्लोजिंग स्टॉक? क्लोजिंग स्टॉक इज एन एसेट फॉर यू ऑब्वियसली, और एसेट है तो कहां जाएगा, बैलेंस शीट में एसेट साइड। एंड इनफैक्ट क्लोजिंग स्टॉक क्रिएट कहां होता है, ट्रेडिंग अकाउंट में। ट्रेडिंग अकाउंट में सारे फिनिश्ड गुड्स को ही डील करते हैं, तो फिनिश्ड गुड्स का जो पूरा डिटेल है वो आपको ट्रेडिंग अकाउंट में मिल गया, कितने का कॉस्ट और कितना बिक गया। तो जो बैलेंसिंग फिगर है क्या है, क्लोजिंग स्टॉक, है ना। तो ये कहां जाएगा, क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। क्लियर है। तो बेसिकली दो जगह इसका ट्रीटमेंट हो गया, देखो एसेट साइड में डेबिट हो गया और ये क्रेडिट हो गया बराबर, डेबिट क्रेडिट, एडजस्टमेंट पूरा, डेबिट क्रेडिट बराबर हो गया, अकाउंटिंग कंप्लीट। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज। व्हाट इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज? एक्सपेंसेज ड्यू बट नॉट येट, एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट येट पेड। अब अगर एक्सपेंसेस ड्यू हो गए हैं तो वो मेरे करंट ईयर के एक्सपेंसेस हैं या नहीं है ना। करेंट ईयर के एक्सपेंसेज है, बिकॉज वो ड्यू हो गए तो करेंट ईयर के एक्सपेंसेज है। नॉट येट पेड का मतलब हुआ कि अभी भी इनका पेमेंट नहीं किया है मैंने, तो जब पेमेंट नहीं किया तो इनकी एंट्री भी नहीं करी होगी, क्योंकि एंट्री तो तब होती है जब पेमेंट होता है, और अगर पेमेंट नहीं हुआ तो इसका मतलब बेटे एंट्री नहीं हो रखी है, और अगर एंट्री नहीं हो रखी है तो देन वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, वी आर गोइंग टू पास द एंट्री। भाई कहां एंट्री नहीं हो रखी है, सर एक्सपेंसेज में एंट्री नहीं हो रखी है। एग्जाम्पल के तौर पे, इफ आई हैव एन एम्प्लॉय, मेरा एक एम्प्लॉय है जिसको मैं महीने का 1 लाख रुपए पेमेंट देता हूं, तो साल का कितना देना रहेगा बताओ मुझे, 12 लाख रुपए का पेमेंट देना था मुझे। किस बात का? ऑब्वियसली सैलरी का, ठीक है ना, सैलरी का पेमेंट देना था, ठीक है। बेटा मुंह पे बकवास करने के लिए नहीं बैठा है यहाँ पे, जस्ट लीव द क्लास छोड़ के बाहर जाओ। दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम यू आर डूइंग सेम थिंग। मैंने बोला है ना यहां दिमाग खराब नहीं करना है। मतलब सारे शांति से सुन रहे हैं, दे आर जस्ट हियर फॉर द पर्पज ऑफ गेटिंग सम नॉलेज, लेकिन तुम्हें क्या फर्क पड़ता, तुम्हें तो बकवास करना, मम्मी पापा का पैसा उड़ाना है और कुछ नहीं है।
चुपचाप पढ़ लो, नहीं पढ़ना क्लास छोड़ के बाहर जाओ। बहुत से बच्चे मेरे पास पढ़ने के लिए, एक दो नहीं होंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। समंदर से एक दो बाल्टी पानी निकल जाता, सूख नहीं जाता समंदर, ठीक है ना। जो पढ़ना होगा वो खुद ही आएगा। चुपचाप बदमाशी करते हो, बीच में टांग अड़ाना जरूरी है। नाउ यू आर जस्ट डाइवर्टिंग द माइंड कि अब तुम्हारी बातें सुनो, यू नीड अटेंशन। अगेन वही बात आएगी, ईच एंड एवरी टाइम यू आर द जस्ट नॉनसेंस क्रिएटर। गेट बैक टू द टॉपिक। ऐसे इडियट्स मिलते रहेंगे जिंदगी भर और हमें झेलना भी पड़ता है, ठीक है। 1 लाख रुपए की सैलरी है महीने की, और साल का कितना देना पड़ेगा बेटा? 12 लाख। बट सैलरी ड्यू होने की एंट्री हम जनरली नहीं करते, अकाउंटिंग करते वक्त। जर्नल एंट्री में जो जर्नल एंट्री होती है ना बेटा, जब सैलरी पे होती है तब एंट्री होती है। अच्छा, सैलरी पेड की एंट्री क्या होती है? सैलरी डेबिट टू कैश। ये तो सही है ना, ये तो पता है आपको, सैलरी डेबिट टू कैश होता है। सैलरी पेमेंट करने की एंट्री क्या होगी? सैलरी डेबिट टू कैश। ये तो ओके है सर, वही तो बता रहा हूं कि जब आप पेमेंट करोगे तो आप एंट्री करोगे। अब अगर मान लो अभी तक मैंने केवल 10 लाख रुपए का पेमेंट किया, कितने का पेमेंट किया बेटे? 10 लाख। तो एंट्री में यहां कितना दिख रहा होगा? जबकि दिखना कितना चाहिए? 12 लाख। तो 2 लाख रुपए से सैलरी कम दिख रहा है ना, यहां पे एक्सपेंस है या नहीं है मेरा करंट ईयर का? अगर तुमसे कोई पूछे व्हाट इज द एक्सपेंडिचर फॉर करंट ईयर, तो वो कितना है? बट व्हाट हैज बीन रिकॉर्डेड टिल नाउ 10 लाख। तो अपने को क्या करना है? 2 लाख से सैलरी बढ़ानी पड़ेगी। 2 लाख से सैलरी यानी एक्सपेंस बढ़ाना पड़ेगा। और एक्सपेंसेस को इंक्रीज करने के लिए क्या करते बेटा? एक्सपेंसेस को इंक्रीज करने के लिए क्या करोगे? डेबिट करोगे। एक्सपेंसेस इंक्रीज कब होंगे? जब आप उसको डेबिट करोगे। तो एक पोर्शन तो आपको क्लियर हो गया कि 2 लाख से आपको अपना एक्सपेंस बढ़ाना है। डेबिट कर दिया, एक्सपेंस बढ़ेगा, बात खत्म। पेमेंट थोड़ी ना कर रहा हूं, आउटस्टैंडिंग है। और अगर पेमेंट नहीं कर रहा हूं और पेमेंट करना बाकी है तो इट इज जस्ट अ लायबिलिटी फॉर यू, हाँ या ना? इट इज जस्ट अ लायबिलिटी फॉर यू, हाँ या ना? तो क्या करोगे? लायबिलिटी को क्रेडिट करोगे। और लायबिलिटी है क्या? आउटस्टैंडिंग सैलरी, ठीक है ना। सो बेसिकली दिस इज गोइंग टू बी जर्नल एंट्री फॉर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अभी सैलरी तो एक एग्जांपल था, यहां क्या लिखूंगा? एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आई गेस दिस इज गोइंग टू वर्क। एक्सपेंसेस क्यों डेबिट हो रहा है? बिकॉज वी आर गोइंग टू इंक्रीज आवर एक्सपेंसेस। एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्यों क्रेडिट हो रहा है? बिकॉज इट इज द लायबिलिटी फॉर द बिजनेस। क्लियर है? इतना ओके है? श्योर। तो एक्सपेंसेस डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की बात कर रहे हैं। अब एक्सपेंसेस किधर को जाएगा? एक्सपेंसेस सर डेबिट में जाएगा। किसके डेबिट में जाएगा? इधर ट्रेडिंग अकाउंट और पीएनएल अकाउंट। बेटा देखो, एक्सपेंसेस 2 जगह रिकॉर्ड होते हैं। एक तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में, एग्जांपल के तौर पे वेजेज को ले लो। और पीएनएल के डेबिट में क्या रिकॉर्ड होता है? सैलरी का एग्जांपल अभी अभी लिया था, तो सैलरी लगा लो, हाँ या ना? सो कुछ भी आउटस्टैंडिंग हो सकता ना। अगर सैलरी आउटस्टैंडिंग है तो किधर ले जाओगे? पीएनएल के डेबिट में। वेजेस आउटस्टैंडिंग है, किधर ले जाओगे? ट्रेडिंग के डेबिट में। एंड बेसिकली एक्सपेंसेस इंक्रीज करोगे डिक्रीज करोगे? इंक्रीज करोगे। इंक्रीज करने के लिए क्या करना चाहिए? प्लस कर दो, बात खत्म। प्लस कर दो, बात खत्म। तो क्या होगा देख लो यहां पे, डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट और पीएनएल अकाउंट। डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट और पीएनएल अकाउंट क्या करेंगे? एडेड टू द कंसर्न्ड एक्सपेंस। मुझे लगता क्लियर होना चाहिए इतना, ठीक है। डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट या फिर पीएनएल अकाउंट, डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ एक्सपेंसेस, जो भी होगा उस पर डिपेंड करता है। तो क्या करेंगे? उसमें ऐड कर देंगे। एंड सर अगर ये लायबिलिटी है तो किधर को जाएगी? बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। देयर इज नो सच साइड मेरे दोस्त। अरे कहाँ डेबिट साइड होता है बे? अबे कहाँ क्रेडिट साइड होता है? लायबिलिटी साइड होता है। ये दोनों भाई कहाँ एक ही कुंभ के मेले में बिछड़े थे? तीसरे अटेम्प्ट में सर। गॉड ब्लेस यू कि तीसरा अटेम्प्ट आए ना फाउंडेशन में, ठीक है ना। भगवान ना करे ऐसा। 3 अटेम्प्ट। वैसे सीए वालों के जब भी बजा, मतलब कोई भी बात बोला ये सीए वाला है ना, 1 अटेम्प्ट में तो इसको कुछ नहीं होता। ऐसे जोक मार्केट में सर्कुलेशन में रहता है ना। भाई ने तीसरे अटेम्प्ट में तो जाके बोला कि हाँ लायबिलिटी, पहले बोला है क्रेडिट, फिर बोला डेबिट, फिर बोला उसने भी बीच में सपोर्ट कर दिया, है ना। चलो, गॉड ब्लेस यू ऑल। बट ठीक है, बेसिकली बैलेंस शीट हैज ओनली 2 साइड्स। कौन कौन से? एसेट्स और लायबिलिटी, ठीक है ना। तो लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, दोस्त ये हिडन रहने का मतलब ये थोड़े ना है कि तुम गलत बताओगे यार। इतना तो सिंपल है। लायबिलिटी किधर जाएगा?
लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट में। इतना तो कुछ लॉजिकल नहीं था ना, बहुत सिंपल था। ठीक है, तो ये किसकी बात हो गई बेटे? किसकी बात की हमने? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की। अब किसकी बारी है? सर आउटस्टैंडिंग है तो प्रीपेड क्यों पीछे रहेगा? प्रीपेड एक्सपेंसेस की बात करनी है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रीपेड? पेड इन एडवांस। इससे ज्यादा नहीं सोचना। एडवांस दिया है, अगर तुमने किसी को एडवांस दिया है तो जस्ट रिमेंबर अ सिंगल लाइन कि किसी को भी एडवांस दिया तो हमारा एसेट है। या तो उसके बदले उससे काम लेंगे या तो उससे पैसे वापस लेंगे। तो एडवांस मींस क्या? हमने उसको एडवांस दिया है, दैट मींस एसेट है। ठीक है, और जब हम पेमेंट किए होंगे, तुम्हें अभी बताया, जब भी हम पेमेंट करते तो जर्नल एंट्री पास करते हैं। लाइक अगर सैलरी ज्यादा पेमेंट कर दिया तो एंट्री भी क्या कर दिया? ज्यादा कर दिया। लेकिन करेंट ईयर का एक्सपेंस तो कम ही होगा ना। इसी एक्सपेंस में 12 लाख की जगह 15 लाख पेमेंट कर दिया तो कितना ज्यादा पेमेंट कर दिया? और एक्सपेंसेज में भी कितना दिख रहा है? 3 लाख ज्यादा दिख रहा है। तो ऐसे में अपने एक्सपेंस को क्या करना है? कम करना है। सर एक्सपेंस कम करना मतलब क्या? ये नेक्स्ट ईयर का है ना यार, तो इस ईयर से कहां ले जाना है इसको? नेक्स्ट ईयर में ले जाना है। तो इस ईयर का एक्सपेंडिचर हमें कम करना है। एक्सपेंडिचर बढ़ता है तो डेबिट, कम होता है तो, ये तो सिंपल है। एक्सपेंडिचर बढ़ता है तो डेबिट, घटता है तो क्रेडिट। यू मस्ट रिमेंबर दैट। एक्सपेंडिचर बढ़ता है तो डेबिट और घटता है तो, यहां घटेगा एक्सपेंस तो एक्सपेंस को क्या कर दोगे? और अभी बताया था ये तुम्हारे लिए लायबिलिटी है, एसेट है? एसेट है तो सिंपल एसेट को क्या करोगे? तो एंट्री क्या बनेगी? प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस अकाउंट। ठीक है ना, प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस अकाउंट। देखो मैं भी इसका लिस्ट पकड़ा देता, रट्टा मार लेते, ऐसा कुछ नहीं, मॉड्यूल में भी दे रखा होगा कि रट लो बेटा, लेकिन मेरे को ऐसे मजा नहीं आएगा। मैं इसका इलेबोरेशन इसीलिए कर रहा हूं कि तुम्हें समझ में भी आए आगे जिंदगी में। ठीक है ना। अब प्रीपेड एक्सपेंसेस अगर एसेट है तो कहां जाएगा? एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। और एक्सपेंसेस देखो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस किधर गया था? डेबिट साइड ऑफ बैलेंस शीट, ट्रेडिंग एंड पीएनएल। और क्या हुआ था वहां पे? ऐड हुआ था। प्रीपेड एक्सपेंस किधर जाएगा? ऐसा कुछ नहीं है मैडम, ये भी एक्सपेंस है तो ये भी जाएगा तो डेबिट में, बस एडेड की जगह क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्टेड हो जाएगा, डिडक्टेड हो जाएगा, बस ये अंतर होगा। अभी तुम्हारा एक्सपेंस थोड़े ना क्रेडिट में जाके बैठा होगा। बताओ मुझे, तुमने बोला एक्सपेंसेज है, चाहे वो आउटस्टैंडिंग है चाहे वो प्रीपेड है, क्या है वो? एक्सपेंस है। तो एडजस्ट कहां से होगा? एक्सपेंसेस से। अब एक्सपेंसेस थोड़े ना क्रेडिट में जाके बैठे होंगे कि वहां चले जाओगे, जाओगे तुम इसको लेके कहां पे? डेबिट में। अगर आउटस्टैंडिंग है तो प्लस करोगे और प्रीपेड है तो माइनस करोगे, लेकिन डेबिट में ही करोगे। क्रेडिट तो वो तो मैं ट्रैप कर रहा था तुम्हें और हो भी गए ज्यादातर। ठीक है ना, सारी पढ़ाई लिखाई 99 मार्क्स भी बेकार हो गए। ठीक है, कोई फायदा नहीं हुआ, एक छोटे से ट्रैप में फंस गए। जबकि एक्सपेंसेज वर्ड तुम्हारे लिए हिंट था कि एक्सपेंस क्रेडिट में नहीं रिकॉर्ड होता। ठीक है ना, विल गो टू द डेबिट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट और पीएनएल अकाउंट एंड विल डिडक्ट दैट अमाउंट। ठीक है ना, इतना क्लियर है? श्योर, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं? विल गो फॉर द नेक्स्ट थिंग, दैट इज अक्रूड और अर्नड इनकम। व्हाट इज दैट? अर्नड बट नॉट रिसीव्ड, ये याद रखना है। अर्नड बट नॉट रिसीव्ड, काम कर लिया, मिलना चाहिए था, पैसा नहीं मिला तो बाद में मिलेगा। जो अमाउंट तुम्हें बाद में मिलेगा वो तुम्हारे लिए क्या होता है? एसेट होता है। वो तुम्हारे लिए क्या होता है? एसेट होता है। मजे की बात है, वो बच्चे भी कंफ्यूज है जो सब्सक्रिप्शन पढ़ चुके हैं कि अगर कोई अमाउंट बाद में मिलना है, यानी इनकम बाद में मिलना है, तो वो मेरे लिए क्या होगा? एसेट होगा। और मिला नहीं है तो क्या हुआ? इनकम तो है ना मेरे भाई। तो अब बताओ, एसेट को क्या करोगे? डेबिट करोगे। इनकम को क्या करोगे? क्रेडिट करोगे। तो एंट्री क्या बनेगी? अक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट बिकॉज दैट इज एन एसेट, टू इनकम अकाउंट बिकॉज दैट इज एन इनकम। लेकिन अगर सब्सक्रिप्शन लिखते थे तो क्या एंट्री करते? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन बोलते थे ना, एक्चुअली टर्मिनोलॉजी वो यूज होती है इसलिए यूज कराया था, बट वो इनफैक्ट क्या था? अक्रूड सब्सक्रिप्शन था। या अगर इंटरेस्ट जनरली होता, अक्रूड इंटरेस्ट, अगर आपकी इंटरेस्ट आपकी इनकम है और वो अभी मिला नहीं है तो अक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, इंटरेस्ट में इनकम में ऐड हो जाएगा, इनकम में ऐड होगा। अब मुझे बताओ, इनकम कहां रिकॉर्ड होती है? किसके? पीएनएल। ट्रेडिंग में नहीं जाता क्या इनकम?
इनकम ट्रेडिंग में नहीं जाता। बहुत बड़ा सवाल है, थोड़ा धैर्य के साथ जवाब दे, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई जल्दी नहीं है बेटा, कोई मेरी ट्रेन नहीं छूट रही है। हाँ एक दो हैं जिनकी बस बड़ी छूटती है, ठीक है, उनका बस भी पंक्चर करूंगा, उनको भी पंक्चर करूंगा आज, अगर जल्दीबाजी करे तो बहुत बस छोड़ते, कल भी भाग रहे थे ना सब, बहुत जल्दी रहती है इनको घर जाने की, पता नहीं क्या रहता है। तो देखो कुछ नहीं है, एकदम रिलैक्स होके जस्ट गिव मी द रिप्लाई कि वेदर वी आर गोइंग टू रिकॉर्ड इनकम इन ट्रेडिंग अकाउंट और नॉट। ट्रेडिंग अकाउंट में इनकम रिकॉर्ड होता है और पीएनएल में वो तो होगा ही, पीएनएल तो होगा ही। ट्रेडिंग में कौन सी इनकम रिकॉर्ड होती है बेटा, और कोई इनकम? बाई प्रोडक्ट ट्रेडिंग में रिकॉर्ड करते हो मैडम, नहीं बहुत अच्छे। हाँ एक बार फिर से बोलो, क्या बोला इसने? अच्छा तुझे भी नहीं सुनाई दिया, क्या बोला? कैरेज इनवर्ड इज योर इनकम। वाह मेरे बच्चे, जब जवाब नहीं मिल रहा है, कोई टर्मिनोलॉजी नहीं आ रही है दिमाग में, तो इसका ये मतलब थोड़ी ना कि तुम बेवकूफ अब जबरदस्ती खोज कर लाओगे, कुछ होता ही नहीं है सेल्स के अलावा। ट्रेडिंग अकाउंट में सेल्स के अलावा कोई दूसरा इनकम रिकॉर्ड नहीं होता, और सेल्स के लिए अक्रूड इनकम या आउटस्टैंडिंग जैसा शब्द नहीं यूज होता, क्रेडिट सेल और कैश सेल यूज होता है। जिस सेल का पैसा नहीं मिला उसे क्या नाम दोगे? क्रेडिट सेल। अब उसके लिए यहां कोई जुगाड़ नहीं है। तो इसका मतलब जब आप अक्रूड इनकम की बात करोगे ना, एक्सपेंडिचर में तुम्हारे लिए देखो आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड, एक्सपेंडिचर में तुम्हारे लिए दोनों जगह था, ट्रेडिंग भी था और पीएनएल भी था। लेकिन जब बात तुम इनकम की करोगे तो याद रखना ट्रेडिंग साथ छोड़ देगा, क्योंकि ट्रेडिंग कहता है मेरे लिए तो मेरा एक ही इनकम है, कौन सा? उसके लिए तुम ये सब काम नहीं कर सकते, अक्रूड अनअक्रूड की बात नहीं कर सकते। तो कहां जाओगे? केवल और केवल एक ही याद रखना, क्या? पीएनएल अकाउंट के किधर साइड? इनकम किधर होता है, और ये इनकम में ऐड होगा तो क्या करोगे? उसको ऐड कर देना, बात खत्म। क्रेडिट साइड ऑफ पीएनएल अकाउंट एंड एडेड टू द कंसर्न्ड इनकम। एंड व्हाट अबाउट नेक्स्ट थिंग? बताया तो था, क्या होता है ये? एसेट होता है। कहां जाएगा फिर? बैलेंस शीट में। कौन से साइड? एसेट साइड। क्लियर है इतना? व्हाट अबाउट अनअक्रूड और अनअर्न्ड इनकम? जस्ट रिवर्स। एडवांस इनकम, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। तो जब एडवांस दिया है तो हमारे लिए क्या है? एसेट है, और एडवांस लिया है तो क्या होगा? लायबिलिटी है। जस्ट रिवर्स दैट। और इनकम एक्स्ट्रा मिल गई है तो क्या वो मेरी इनकम है? अब इनकम को हमें क्या करना है? कम करना है। इनकम को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं बेटा? क्रेडिट करते हैं। इनकम को इंक्रीज करने के लिए हम क्रेडिट करते हैं, लेकिन डिक्रीज करने के लिए क्या करोगे? डेबिट करोगे। यू मस्ट रिमेंबर दैट। इनकम इंक्रीज करने के लिए क्या करोगे? क्रेडिट, और डिक्रीज करने के लिए क्या करोगे? तो यहां एंट्री क्या बनी? इनकम अकाउंट डेबिट, बिकॉज वी आर गोइंग टू डिक्रीज द इनकम, एंड इट इज द लायबिलिटी बिकॉज वी हैव रिसीव्ड द अमाउंट इन एडवांस। हमने अमाउंट एडवांस में लिया है, तो ये हमारे लिए क्या हो गया? लायबिलिटी। तो इनकम डेबिट कर दिया डिक्रीज करने के लिए, और लायबिलिटी क्रिएट कर दी। एंड यू नो, अगर इनकम डिक्रीज होगा तो अगेन अब ये डेबिट नहीं चले जाना, पीएनएल के अभी भी क्रेडिट में जाओगे, और वहां क्या कर दोगे? माइनस कर देना इनकम में से। हाँ या ना? माइनस कर देंगे। किस में से बेटा? इनकम में से। एंड लायबिलिटी है तो किधर जाएगा? लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। आई डोंट थिंक सो यहां तक कोई दिक्कत हुई होगी। ये दो चार जो पॉइंट्स है, थोड़ा सा इस पे ब्रश अप भी करना पड़ेगा, तो नोट्स बनाते वक्त इसको कायदे से पढ़ना भी और याद भी करना, ठीक है? कोशिश करना इसको कनेक्ट करना, एग्जाम्पल से कनेक्ट करना, ठीक है ना? और फिर भी दिक्कत आती है तो यू हैव टू कॉन्टैक्ट मी। डेप्रिसिएशन की बात कर ले। डेप्रिसिएशन क्या है? ऑब्वियसली पूरा चैप्टर है तुम्हारे लिए। एंड अभी कभी टेस्ट दिया डेप्रिसिएशन का? कल दिया था टेस्ट। गॉड ब्लेस यू। कितनों को लगता है कि वो डेप्रिसिएशन का काम तमाम कर चुके हैं, मतलब पास हो जाएंगे टेस्ट में? चलो, कितनों को गलतफहमी है? चलो 7-8 को है गलतफहमी। नहीं, 7-8 को गलतफहमी है। चलो 7-8 भी नहीं, मुझे लग रहा कम ही को है। ठीक है, दूर हो जाएगी। डेप्रिसिएशन में कितने मार्क्स डेप्रिशिएट होते हैं? विल सी इट। लेकिन एक बात तो तय है, जितने मार्क्स मैं दूंगा उससे ज्यादा मार्क्स एग्जाम में मिलेंगे, ये तय है, लिख के ले लो, ठीक है ना?
अब वो पहले सही भी तो हो, वो आपका कॉन्फिडेंस है ना कि आपने सही लिखा है, वो डिपेंड करता है ना कि सही क्या है। और आप कोई ल्यूका पैसियोली तो हो नहीं, द फादर ऑफ अकाउंटिंग, कि आप जो करोगे वो फिर वही है कि अगर बात करो कि कोई अगर कहेगा उसका नाम वो एडम स्मिथ हो तो इकोनॉमिक्स उसके आगे तो कुछ होता नहीं है। कोई ल्यूका पैसियोली हो तो हमारी क्या औकात, वो तो फादर ऑफ अकाउंटिंग है। और सर आप उनमें से कुछ भी नहीं हो। गूगल है, गूगल क्या है चाचा तुम्हारा? चलो इधर देखो, पागल, गूगल है। मुझे पता तुम लोगों का सारा रिकॉर्डिंग चेक किया मैंने, कई लोग चीटिंग कर रहे थे, आई चेक इट आउट। और वो क्लिप मैंने रखा हुआ है, अभी कैमरा एडवांस लगवाया बाद में सबने। ये कैमरा दूसरा वो धुंधला वाला कैमरा नहीं है, ये जूम करने पे एकदम क्लियर पिक्चर देता है एचडी क्वालिटी में। कौन क्या कर रहा था, कौन फोन देख पीछे तक जाता है बेटा, वो देख लेंगे, अब बताऊंगा, दिखाऊंगा, आप सबको दिखाऊंगा। वो जो बोल रहे थे ना आप चीटिंग कर रहे थे, वो झूठ नहीं बोल रही थी, मैंने देखा उसके बाद बताऊंगा। डेप्रिसिएशन में जो ओके ना, डेप्रिसिएशन की तो एंट्री तुम्हें बतानी क्या, तुमने पढ़ लिया। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट। एक्चुअली डेप्रिसिएशन में क्या होता है, एसेट की वैल्यू, और एसेट की वैल्यू कम होगी तो एसेट को क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। बहुत अच्छे। लेकिन डेप्रिसिएशन तुम्हारे लिए क्या हुआ, लॉस नहीं बोलते बेटा, डेप्रिसिएशन को एक्सपेंस बोलते हैं। इनफैक्ट ये एक्सपेंस नाम से ही जाना जाता है। डेप्रिसिएशन इज द पार्ट ऑफ कॉस्ट, ठीक है ना, वो एक्सपेंस नाम से जाना जाता है। लॉस तो वो है जो, जैसे अभी चैरिटी दे दिया तो अभी क्या बोलोगे, चैरिटी को एक्सपेंस लिया, लॉस है वो, उसका कोई साइड इफेक्ट, कोई बेनिफिट नहीं मिला। डेप्रिसिएशन का मिला ना, प्रोडक्शन किया भाई एसेट का यूज करके। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, कहां जाएगा एक्सपेंस, पीएनएल के। और भाई एसेट कम हो रहा है तो क्या होगा, एसेट में से माइनस होगा, हाँ या ना, बात खत्म है यहां तक। नेक्स्ट पॉइंट आया चैरिटी या डोनेशन। अब चैरिटी हो या डोनेशन कितने तरीके से जा सकता है, 3। बहुत क्या मतलब, किडनी डोनेशन की एंट्री थोड़ी ना होती है बे, अबे पागल कह रहा, बहुत तरीके से, 3 तरीके से होता है चैरिटी या डोनेशन, ठीक है। बहुत तरीके से क्या सर, ब्लड डोनेशन होता है, किडनी डोनेशन होता है, आंख दे दो डोनेशन, वैसे भी कोई फायदा नहीं है, फालतू चीजें करते रहते हो, है ना, टेस्ट में चीटिंग करते हो। कैश में अगर डोनेशन देते हो सर, डोनेशन हो या चैरिटी या बिजनेस के लिए लॉस है यार, लॉस है ना, पैसे जा रहे हैं बिना मतलब के, फालतू खर्चा है। आध्यात्मिक मत हो कि सर कैसी बातें करते हो, फालतू दुआ मिलता है, अरे दुआ तुम अपने पास रखो, पैसे मुझे दे दो, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो चैरिटी या डोनेशन अगर कैश में जा रहा है तो क्या होगा, चैरिटी लॉस है, डेबिट होगा, डोनेशन लॉस है, डेबिट होगा, टू कैश, चेक से गया तो टू बैंक, और अगर गुड्स में दिया तो टू परचेजेज। अब बेटा ट्रीटमेंट कुछ दिक्कत नहीं है, ट्रीटमेंट सिंपल है। अगर आपने चैरिटी या डोनेशन दिया तो ये लॉस है और कहां जाएगा, पीएनएल के डेबिट में। और अगर कैश में दिया तो कहां से माइनस होगा, कैश से। चेक से दिया तो कहां माइनस होगा, बैंक बैलेंस से। और अगर गुड्स दिया तो कहां माइनस होगा, परचेज से। तो इसके लिए तो एंट्री ही काफी है। और बट यहां पे देख लो, आपको लिख के दिया है, डिडक्टेड फ्रॉम कैश, परचेजेज या बैंक, जो भी केस होगा वो। और पीएनएल के डेबिट में तो परमानेंटली वो जाएगा ही जाएगा, बिकॉज इट इज अ लॉस। सैंपल क्या होता है, सैंपल बोलो, नमूने, अरे वही है, नमूना ही है एक्चुअली। सैंपल मतलब क्या होता है, नमूना, ठीक है। मैं तुम्हें नहीं बोल रहा था, मैं बता रहा था कि सैंपल मतलब क्या होता है, नमूना होता है, ठीक है ना। तो नमूना मतलब क्या हुआ एक्चुअली, देखो ध्यान से, एक्चुअली क्या होता है, देखो ध्यान से बदमाश। एक्चुअली क्या होता है, जब समवन इज गोइंग टू बाय सम क्वांटिटी, अब उसको टेस्टिंग करनी है, भरोसा नहीं है, टेस्टिंग करनी है ना। तो क्या किया, एक स्मॉल क्वांटिटी वो दे दिया गया, जाओ इसको टेस्ट कर लो, या ऐसा ही है मेन प्रोडक्ट, हाँ या ना। उसकी कॉस्ट लेता है वो, पैसे मिलते हैं उसके, वो फ्री में है। एंड प्राइम ऑब्जेक्टिव इज जस्ट टू एडवर्टाइज द प्रोडक्ट, जस्ट टू शो द प्रोडक्ट कि यही ऐसा ही प्रोडक्ट है। तो बेसिकली या तो सैंपल या एडवर्टीजमेंट, दोनों या लॉस ही है समझो, दोनों में से कोई भी डेबिट हो जाएगा, टू। अब इसमें कैश थोड़ी ना दोगे यार सैंपल में कि देखो मेरा कैश ऐसा है, सबका कैश वैसा ही है जैसा है ना। कौन छपा है कैश पे, नोट पे, अबे गांधी जी, महात्मा गांधी जी बोला कर, गांधी जी से अभी कुछ और भी गधे याद आ जाते हैं ना। पूरा बोला करना यार, महात्मा गांधी जी, थोड़ी तो इज्जत रखो,
अभी गांधी जी बोल बोल के मत बोला कर, बहुत ऐसे गांधी है जिनकी मतलब अपने अपने देश क्या मतलब अपने परिवार में भी इज्जत नहीं रही होगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप अपना सरनेम गांधी रखिए, फिर उसके बाद देखिए रख के देखिए, एक बार ट्राई करिए, बोलिए आज घर पे जाके बोलना कि पापा मैं गांधी की तरह बनूंगा, पापा पहले 4 गाली देंगे, बाकी दूसरे पड़ोसी की बात ही छोड़ दो, ठीक है। इतनी इज्जत है मॉडर्न गांधी की, यू नो। चलिए तो सैंपल की बात करेंगे बेटा, सैंपल या एडवर्टाइजमेंट आपका लॉस है, सिंपल है, क्या करोगे? डेबिट। लॉस है, क्या करोगे? डेबिट। और जाएगा क्या बदले में? गुड्स, और गुड्स जाएगा तो क्या होगा? क्रेडिट। परचेज क्रेडिट होगा, तो बेटा इसका तो सिंपल फंडा है। माइनस तो भाई साहब ये कहां से होगा? परचेज से होगा। माइनस कहां से होगा? परचेज से माइनस हो गया। और ये लॉस है तो कहां जाएगा? पीएनएल के डेबिट में जाएगा। इसको बैलेंस शीट मत लेते जाना, ये बैलेंस शीट वाला एडजस्टमेंट नहीं है, ये तुम्हारा एक सिंपल लॉस है जो परचेज से माइनस हो जाएगा और कहां जाएगा? पीएनएल के डेबिट में। आई होप दैट इज ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्या दिख रहा है तुम्हें? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। व्हाट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? सर ये बिजनेस का एक्सपेंडिचर माना जाता है। यू मस्ट रिमेंबर दैट। बिजनेसमैन के तो कैपिटल में ऐड होगा, क्योंकि उसको तो मिलेगा, देगा कौन? बिजनेस। तो बिजनेस के लिए क्या होता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है बेटा। बिजनेस के लिए क्या होता है? एक्सपेंडिचर होता है। बताओ मुझे, अगर बिजनेस के लिए एक्सपेंडिचर होता है तो बिजनेस क्या करेगा? इसको डेबिट करेगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी डेबिटेड। ये तो सिंपल है सर, ये कैश में नहीं दिया जाता, बिजनेसमैन के अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता, विच इज कैपिटल अकाउंट। तो क्या होगा? कैपिटल अकाउंट में ऐड कर देंगे। और कैपिटल अकाउंट कहां मिलता है? लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। कोई दिक्कत? बोलो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में कोई खास पंगा नहीं आएगा, सिंपल है, ठीक है। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जस्ट उल्टा भाई, जस्ट उल्टा। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए एक्सपेंडिचर है तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या है? इनकम है। किधर जाएगा ये? पीएनएल के क्रेडिट में। और अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड होता है कैपिटल में तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या होगा? माइनस होगा। बस जर्नल एंट्री थोड़ी अलग होती है। अब ये क्या है मैं बताता हूं। देखो, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बेसिकली ड्रॉइंग बढ़ा देता है, अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग बढ़ा देगा, और ड्रॉइंग भी जाके कहां से माइनस होगा? कैपिटल से। तो इसीलिए मैंने डायरेक्ट ट्रीटमेंट लिखवा दिया कि ये कैपिटल से डायरेक्ट माइनस कर दो, ड्राइंग में ऐड करके फिर पूरा माइनस करो। इससे अच्छा है ड्राइंग भी माइनस करो, इंटरेस्ट भी माइनस करो, एक ही बात है, कोई अलग इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। माइनस तो होना है कैपिटल से, बस इतना क्लियर है? बोलो नेक्स्ट क्या आया? कमीशन बेस्ड ऑन। अब ये आपने बहुत बार क्वेश्चंस में देखा होगा कि ऑन प्रॉफिट द पार्टनर या मैनेजर विल गेट कमीशन ऑन प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन और आफ्टर चार्जिंग कमीशन। खैर बिफोर चार्जिंग में तो कोई पंगा नहीं है बिफोर चार्जिंग में तो सीधा पॉइंट है कि भाई जो भी कमीशन निकलेगा प्रॉफिट बिफोर कमीशन मिल जाएगा, उसमें डायरेक्टली रेट मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट द कमीशन, ठीक है। लेकिन अगर आफ्टर चार्जिंग कमीशन बोल रहा है तो क्या करोगे? आफ्टर चार्जिंग कमीशन के लिए क्या करना है? रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट करना है, क्योंकि ये इनक्लूसिव है। ये जो पॉइंट हुआ इसमें इनक्लूसिव है। क्या इनक्लूसिव है? सर जो भी प्रॉफिट है उसमें प्रॉफिट भी बचेगा लास्ट वाला और प्लस कमीशन भी है, तो दोनों मिला के ये प्रॉफिट है। ये जो प्रॉफिट बिफोर कमीशन है इसमें कमीशन भी है और प्रॉफिट आफ्टर कमीशन भी है, दोनों जोड़कर है, हाँ या ना? तो दोनों को सेग्रीगेट करना है तो अपने को रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट करना पड़ेगा। ओनली इफ द क्वेश्चन इज सेइंग कि कमीशन इज अलाउड ऑन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन, बिफोर में कोई पंगा नहीं, सीधा रेट से मल्टीप्लीकेशन। जाएगा किधर? लॉस है, एक्सपेंस, सॉरी एक्सपेंस है, किधर जाएगा? पीएनएल के डेबिट में जाएगा। एक्सपेंस है, किधर जाएगा? पीएनएल के डेबिट में जाएगा। और अगर पे कर दिया तो कहां से होगा? कैश से माइनस, नहीं किया तो लायबिलिटी में चला जाएगा, ठीक है ना? हालांकि जनरली यही मिलेगा, मार्क कर रखा है, जनरली क्या होगा? कुछ नहीं बोलेगा तो लायबिलिटी में ले जाना, ठीक है ना? बोलो यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो बता दो, बोलो जल्दी फटाफट बोलो। सो विल गो फॉर द नेक्स्ट थिंग, दैट इज इंश्योरेंस क्लेम। लॉस ऑफ गुड्स एंड इंश्योरेंस क्लेम्स देयर ऑफ। अभी मान लो ऐसा होता है कई बार रास्ते में गुड्स लॉस्ट हो जाता है, गोडाउन में गुड्स लॉस्ट हो जाता है और उसका कई बार हम इंश्योरेंस कराते और कई बार इंश्योरेंस नहीं कराते। सो लेट्स सपोज गुड्स हो गया भाई लॉस्ट, गुड्स क्या हो गया? लॉस्ट हो गया। कैसे? कोई भी कारण हो सकता है, चोरी हो गया या आग लग गई, ज्यादातर तो यही दो रीजन होते हैं, हाँ या ना?
तो वट एवर द रीजन में भी है, मैंने यहां पे फायर का एजम्पशन लिया, आप कुछ भी रख लो। तो लॉस बाय फायर हुआ, अगर गुड्स लॉस्ट हुआ तो लॉस तो हुआ ना, पहले लॉस को क्या करेंगे हम, डेबिट, और क्या गया मेरे पास से, गुड्स। गुड्स को कौन से अकाउंट में रखते हैं, परचेज। तो एंट्री क्या बनेगी लॉस के टाइम पे, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। अगर चोरी से हुआ तो लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। क्लियर है इतना, पक्की बात, बोलो। अब अगर इंश्योरेंस क्लेम नहीं कराया और इतना ही है तो क्या करोगे, इंश्योरेंस क्लेम नहीं है, इंश्योरेंस नहीं कराया, इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिलना, तो क्या करोगे, लॉस को पीएनएल के डेबिट में भेज देंगे और परचेज से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। क्लियर है, पक्की बात। लेकिन अगर इंश्योरेंस क्लेम कराया है तो इंश्योरेंस कराया है तो इंश्योरेंस क्लेम करेंगे, और इंश्योरेंस क्लेम करने का मतलब क्या, इंश्योरेंस कंपनी को बुलाएंगे, कहेंगे ये लॉस लेकर जा, ये तेरा लॉस है, मुझे अपना, मेरा लॉस नहीं, तूने बोला था ना इंश्योरेंस करते वक्त कि लॉस जो भी तेरा होगा वो मेरा होगा, तो ले जा लॉस और मुझे पैसे दे। मैं किससे पैसे मांगूंगा, इंश्योरेंस कंपनी टू, मेरा लॉस थोड़े, लॉस खत्म कर दूंगा मैं और इंश्योरेंस कंपनी को डेटर बना लूंगा। अब अगर इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम एक्सेप्ट कर दिया पूरा पूरा तो क्या करेगा, पैसा मिल गया, हाँ है ना। अगर पार्टली एक्सेप्ट किया तो जितना मिला वो कैश बैंक, और जो नहीं मिला वो लॉस हो गया ना, पीएनएल में जाएगा अब, और बाकी इंश्योरेंस कंपनी का अकाउंट क्लोज। अगर रिजेक्ट हो गया तो पूरा पूरा लॉस, रिजेक्ट हो गया तो पूरा पूरा लॉस। ये तो केवल ये ट्रीटमेंट बता रहा ना कि पीएनएल में जाएगा या नहीं जाएगा, बट परचेज से माइनस होने की जहां तक बात है बेटा, चाहे गुड्स इंश्योर्ड हो चाहे इंश्योर्ड ना हो, जल गया तो परचेज से तो माइनस होना ही है। सो वन थिंग इज परमानेंट, क्या, परचेज से माइनस होना, परचेज से माइनस होगा। उसके बाद अगर आपको क्लेम मिल जाता है तो जितना मिला कैश या बैंक में ऐड कर दो, जो नहीं मिला वो पीएनएल में ले जाओ, अगर कुछ नहीं मिला तो पूरा वापस पीएनएल में ले जाओ लॉस को, हाँ या ना, इतना सिंपल है। ठीक है, बाकी इसकी टेंशन मतलब, ये तुम्हें बहुत एक्सटेंसिवली कवर करके दिया, इतना नहीं होगा तुमसे पूछा जाएगा, सिंपल होगा एडजस्टमेंट, लाइन लिखिए ना, डायरेक्ट एडजस्टमेंट होगा जो लिखा रहेगा। ये तो तुम्हें मैंने इतनी एंट्रीज वगैरह बना के समझा दी हैं। ठीक है, पहले इतने एडजस्टमेंट्स का स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग और फिर उसके बाद बात करते हैं। जस्ट अ सेकेंड बेटा, ऊपर का क्या था, ओपनिंग एंट्री वाला, डन। डन है ये, डन। रुक जाओ, डन। सो इतने नोट्स आपके क्लियर होने चाहिए। ठीक है, हालांकि एडजस्टमेंट और भी है और मैं उस पर डिस्कशन करने जा ही रहा हूं, तो इतने एडजस्टमेंट्स आपके क्लियर होने चाहिए। और एडजस्टमेंट्स क्या हैं जरा ध्यान दीजिए। देखो, हालांकि अगर मैं आपको ये दिखाऊं ना, ये आपके नोट्स में है, बुक में है, बुक में शायद मैंने देखा था, कहीं तो लिखा था, ये देखो। डेटर वाला बताता हूं, बाकी तो ड्राइंग का एडजस्टमेंट, यू नो, ड्राइंग का क्या करेंगे, अगर ड्राइंग गुड्स का किया तो क्या करेंगे, परचेज से माइनस और कैपिटल से माइनस। कैश का किया तो कैश से माइनस और नहीं, वो तो कैपिटल से तो माइनस होगा ही होगा।
सैंपल बता दिया। सेल ऑन अप्रूवल बेसिस, बेटा एक चैप्टर ये आपका चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6 में एक पर्टिकुलर यूनिट है एक्चुअली, ठीक है। तो इसका क्या करना है वो बाद में देख लेंगे, ठीक है ना। तो चैप्टर के साथ देख लेंगे। तो मैं अब जो बताने जा रहा हूं वो डेटर्स वाले एडजस्टमेंट की बात करने जा रहा हूं। सो जस्ट लेट्स गो फॉर दैट, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। एडजस्टमेंट्स related to debtors, एडजस्टमेंट्स रिलेटेड टू डेटर्स। डेटर्स से रिलेटेड क्या क्या एडजस्टमेंट होते हैं? जनरली आपको पता है कि एक तो पहला एडजस्टमेंट होता है किस बात का? बैड डेट्स। किस बात का एडजस्टमेंट होता है बेटा? बैड डेट्स। दूसरा एडजस्टमेंट किस बात का होता है? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। डाउटफुल डेट्स, बैड डेट्स भी कई बार बोला जाता है बट जनरली डाउटफुल डेट्स होता है, ठीक है ना। क्योंकि डाउटफुल डेट्स ही अगर डाउट क्लियर करके चला जाए तो क्या होगा? वो बैड डेट्स बन गया। अगर तुम्हारा डाउट था, डाउटफुल डेट्स था, और उसने तुम्हारा सारा डाउट क्लियर कर दिया कि भाई डाउट मत रखो, मैं तो बहुत ईमानदार हूं, मैं नहीं दूंगा पैसे, तो डाउट क्लियर हो गया, क्या होगा वो? तो चाहे प्रोविजन फॉर बैड डेट्स बोले या जो भी बोले, बट वो जनरली डाउटफुल डेट्स होने तक प्रोविजन, अगर लॉस हो गया तो फिर तो हो गया ना। तीसरा, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, ठीक है ना। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, ये होगा 3 एडजस्टमेंट। जनरली ये 3 एडजस्टमेंट से ज्यादा कुछ नहीं मिलता डेटर्स। अब वो बाकी कुछ और बोले कि डेटर से उधार ले लिया तो क्रेडिटर बन गया, तो वो सेट ऑफ, वो सिंपल खुद ही बताएगा। ये 3 एडजस्टमेंट है जिन पे आपको फोकस करना होता है। मुझे लगता है इतना क्लियर होना चाहिए। अब इसको समझाने के लिए मैं आपको एक क्वेश्चन फ्रेम करके दूंगा, ध्यान से देखिए। सो आई विल गो फॉर द ट्रायल बैलेंस, क्योंकि ट्रायल बैलेंस में ही मिलेगा इंफॉर्मेशन। एंड ऑब्वियसली कंप्लीट ट्रायल बैलेंस नहीं बनाऊंगा, क्या बनाऊंगा? एक्सट्रैक्ट्स, कुछ बातें होंगी ट्रायल बैलेंस की, ध्यान देना। इधर डेबिट वाला अमाउंट आता है। फिर चलिए, सबसे पहले मैंने बोला यहां पे क्या था, मेरे पास डेटर्स था। डेटर्स कितना बेटा? चलो मान लिया डेटर्स कितने का? 1 लाख का। ऑब्वियसली डेबिट में लिखेंगे अगर ट्रायल बैलेंस बनाएंगे तो। एंड वन मोर थिंग, देयर वाज अ बैड डेट्स इनसाइड द ट्रायल बैलेंस एक्चुअली। कितना? 5000। एंड देन देयर इज अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, कितने का? ये भी मैं ही डिसाइड करूंगा, दैट इज 2000। ये अभी तक आपका हिसाब है, ठीक है ना। इसके अलावा क्या है? ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। इसके बाद क्या है? एडजस्टमेंट्स हैं। क्या है बेटा? एडजस्टमेंट्स। एडजस्टमेंट्स की तो हम बात कर रहे हैं इस पूरे चैप्टर में, अभी पूरे टॉपिक में आज के। एडजस्टमेंट में जो पहला एडजस्टमेंट है क्या है वो? चलिए, फर्दर बैड डेट्स नाम होता है ना, जो एडिशनल बैड डेट्स होगा, क्योंकि ऊपर बैड डेट्स तो है ही। तो फर्दर बैड डेट्स कितना हो गया? देखिए ध्यान से, फर्दर बैड डेट्स आ गया, चलिए 2000 रुपये। 2000 रुपये, सॉरी, ₹2000, ठीक है। देन द सेकेंड एडजस्टमेंट इज प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एट द रेट, चल बेटे 5% लगा लेते, कोई दिक्कत नहीं है ना यहां तक। एंड देन एक और प्रोविजन था ना, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, ये लगा लो, चलो ज्यादा डिस्काउंट नहीं होता, एट द रेट 2%, ठीक है ना। अब आपको बस ये देखना है कि ये सारे एडजस्टमेंट हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैसे डील होंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कहां कहां डील होंगे वैसे? ये एक तो पीएनएल अकाउंट और दूसरा कहां? बैलेंस शीट में तो जाएगा ही ना, डेटर है तो बैलेंस शीट जाए बगैर रह ही नहीं सकता वो।
ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं इसकी बात करता हूं, दैट इज एक्सट्रैक्ट्स ऑफ पीएनएल अकाउंट। पूरा पीएनएल तो बनेगा नहीं, ठीक है, एक्सट्रैक्ट्स बनेगा। ध्यान से देखना बेटा, एकदम साफ सुथरा लिख के दे रहा हूं, और इसलिए ताकि तुम्हें क्लियर हो, कंफ्यूजन ना हो। रफली नहीं लिख रहा हूं, एकदम क्लियर लिखूंगा। और दूसरा एक्सट्रैक्ट किसका बनेगा बेटा? क्या आता है इधर? हालांकि ये ब्लैंक रहेगा क्योंकि कोई भी अमाउंट लायबिलिटीज वाला कुछ है नहीं यहाँ पे, बट स्टिल मैं पूरा कह रहा हूं ना, फॉर्मेट पूरा बना के दे रहा हूं। इधर क्या होगा? और इधर ही सब कुछ रिकॉर्ड होगा। ठीक है बेटा, ये है आपके एक्सट्रैक्ट्स की बात। चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, चलिए पीएनएल में चलते हैं, और पीएनएल में देखिए क्या लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे क्या? टू बैड डेट्स। कौन सा वाला और कितना वाला? सर ये जो ट्रायल बैलेंस में है ना, ये ऑलरेडी रिकॉर्डेड माना जाता है, याद रखना। भी बताया, शुरुआत तो यहीं से करी है क्लास की, कि जो ट्रायल बैलेंस में है वो रिकॉर्डेड है, बट क्या हुआ? बैड डेट्स तो है ना, लॉस तो है ना, पीएनएल के डेबिट में तो आएगा ना। तो पहला जो बैड डेट्स है वो तो आपका 5000 आ गया इधर, और इसी में हम ऐड ऑन कर देंगे। क्या ऐड ऑन कर देंगे बेटा? फर्दर बैड डेट्स, हाँ या ना? फर्दर बैड डेट्स कितना था बेटा? तो ये दोनों ऐड करके देखो, अलग अलग करेंगे भाई। देखो सेफ रहना चाहते हो, एग्जाम में वन शॉट क्वेश्चन करेक्टली सॉल्व करना चाहते हो, तो आप एक काम करना, प्रोविजन और बैड डेट्स को अलग अलग डील करना, इट विल बी सेफर। ठीक है ना? अब क्या है मैं बताऊंगा अभी थोड़ी देर पहले। ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि कुछ लोगों को ये आदत सी है कि प्रोविजन और बैड डेट्स दोनों मिक्स करके एक साथ लेकर जाओगे, उसमें थोड़ा रिस्क भी है, और बताऊंगा क्या रिस्क है और क्या दिक्कतें आ सकती है, इलेबोरेट करूंगा पूरा डिटेल में। अगर इतना तक आ रहा हूं तो पूरा डिटेल ले जाऊंगा, ठीक है ना? इतना क्लियर है? नाउ प्रोविजन कितने में बनेगा? सर देखो ये सब चीजें तो ऑलरेडी एडजस्ट हो चुकी हैं। बात करो इस 1 लाख रुपए की। 1 लाख रुपए का डेटर है ना तुम्हारा? क्या ये 2000 का बैड डेट्स ऊपर वाले में रिकॉर्ड था? तो अब अगर रिकॉर्ड करोगे तो ये 2000 माइनस होगा या नहीं होगा? अब आप बताओ क्या इस पे प्रोविजन बनाओगे? अरे ये लोग ईमानदार लोग हैं यार, इन्होंने डाउट क्लियर कर दिया, क्या करेंगे? नहीं दूंगा पैसा। क्या कर लोगे? कुछ नहीं, प्रोविजन बनाएंगे, लेकिन तुम्हारे ऊपर नहीं, तुम तो लॉस हो। पैसे लेके भाग गए 2000 रुपए, तो बचे कितने के? जिनके ऊपर डाउट का है। भाई इन पे डाउट थोड़े ना यार, डाउट किन पे? 98,000 पे डाउट हो सकता है। जो बाकी बच गए कितने बेटा? 98,000 इन पे डाउट हो सकता है। और कितने परसेंट का डाउट है? 5%। कितना आएगा? 4900। 4900, बहुत अच्छे। 4900 का ये प्रोविजन आ गया बेटा। ये नया प्रोविजन है या पुराना वाला? नया प्रोविजन। कितना आया नया प्रोविजन? 4900। पुराना प्रोविजन कितना है? तो जस्ट चेक इट आउट। पहले हमारे पास कितने का प्रोविजन है, और अब नया प्रोविजन कितना बनाना है? तो हमें प्रोविजन और बनाना है या कम करना है? बनाना है भाई। पहले 2000 रुपए बचा के रखे हैं, अब 4900 रुपीज बचा के रखना है, तो 2900 रुपए और लाना है ना। तो देखो पीएनएल में कैसे शो होगा ये? टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितना? 4900, और यहां से लेस कर दोगे बेटे ओल्ड प्रोविजन, क्योंकि आपको प्रोविजन बनाना है। एंड वेन एवर देयर इज इंक्रीज इन प्रोविजन, प्रॉफिट क्या होगा? कम होगा। और प्रॉफिट कम होगा तो कितना किधर जाएगा? डेबिट में जाएगा। कितना प्रोविजन बनाओगे? और 2900 रुपए का प्रोविजन और बनेगा। बात सिंपल समझो कि प्रोविजन पूरा थोड़े ना बनाना। 2000 पहले ही तुम्हारे पास जेब में है, तुमने 2000 पहले ही बचा के रखा है, और क्वेश्चन कहता है भाई 4900 बचाना है, तो तुम कितना और जुगाड़ करोगे? 2900 और लेकर आओगे। 2900 कहां से लाओगे? प्रॉफिट में से। प्रॉफिट कम होगा या ज्यादा होगा? सर ऑब्वियसली प्रॉफिट कम होगा, और प्रॉफिट कम होगा तो किधर लिखोगे? डेबिट में। ठीक है बेटा, पक्का? अब एक बात बताओ, ये नालायक पैसे लेके भाग गए, इन नालायकों पे अपने को डाउट है, इसको डिस्काउंट देंगे क्या? ये तो सेल्फ क्लेम्ड डिस्काउंट लेके भाग गया,
कहता है तुम क्या डिस्काउंट दोगे मिस्टर, मैं खुद ही लेके जाता हूं सारे पैसे, मेरा 100% डिस्काउंट। तो ये खुद को डिस्काउंट दे गया। ये नालायक डाउटफुल में है, ये कभी भी खुद को डिस्काउंट दे सकते हैं। कितने परसेंट? 100%। ये कभी पैसे लेके भाग सकते, डाउट में है ना। आप बताओ, जो ऑलरेडी डाउट में है या लॉस हो गया, क्या उसको डिस्काउंट देंगे? क्या डिस्काउंट हमेशा अच्छे लोगों के दिया जाता है, और अच्छे लोग बचेंगे कितने ये बताओ। 1,00,000 रुपए में से 2,00,000 तो भाग गए, कितना बचा? 98 में से इतने पे डाउट है 4900, कितना बचा? 93,000। और इस पे हमें डाउट है, हमें डिस्काउंट देना कितने परसेंट? 2%। डिस्काउंट भी तो हमारा लॉस है, उसके लिए प्रोविजन बना रहे हैं, क्या है? 1862। तो 2 प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। अभी ये और अच्छे से समझ में आएगा जब बैलेंस शीट में लिखूंगा, टेंशन मत लो। देखो ये तो हो गया, अब बैलेंस शीट में चलते हैं। बैलेंस शीट में क्या रिकॉर्ड होता है सर? एसेट। कौन सा एसेट? डेटर्स। कितना लेके आएंगे ट्रायल बैलेंस से? 1,00,000। सबसे पहला काम क्या करेंगे? पहले बैड डेट्स माइनस करेंगे। कौन सा? ट्रायल बैलेंस वाला या एडजस्टमेंट वाला? ट्रायल बैलेंस वाला। क्यों नहीं? क्योंकि वो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, तो एडजस्टमेंट वाला माइनस करेंगे, लेस कर देंगे। कितना बेटा? बैड डेट्स 2,000। जो बचा वो कितना बचा? 98,000। अब जो हमें डाउट होगा वो किन के ऊपर होगा? 98,000 का। तो 98,000 के ऊपर कितने परसेंट? तो पूरा प्रोविजन बताओ कितना है प्रोविजन? सॉरी 4900 का प्रोविजन आ गया। अब ये कितने बच गए? 93,100। और अब हम जो डिस्काउंट देंगे इन्हीं को दे सकते हैं। तो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट कितना है बेटा? 1862। 2% था ना, 1862। सारा अमाउंट ऑलरेडी निकला हुआ। अब बचेगा कितना? 91238। दिस विल बी द अमाउंट ऑफ डेटर विच इज गोइंग टू बी शोन। ठीक है ना? ये क्लियर है? ये पक्का है? ये तो इनफैक्ट वो ट्रीटमेंट है जो सिंपली अगर क्वेश्चन मिल जाए तो आपको अपने एग्जाम में करना है या क्वेश्चन में करना है। लेकिन सर आपने ना एक काम मना किया। आपने कहा कि ये जो डेटर और जो बैड डेट्स है उसको अलग ले जाओ, प्रोविजन को अलग ले जाओ, एक साथ जोड़ के मत ले जाओ जैसा कि नॉर्मली बुक्स में किया रहता है। वो मत करो, रिस्की है। चलो वो तो बाद में करेंगे। क्यों ऐसा करेंगे ये जान लेते हैं पहले। क्या है ऐसा सीन, क्या है वो बाद में देख लेंगे कि और क्या हो सकता पॉसिबिलिटी। लेकिन ऐसा क्यों करेंगे ये जान लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे दोस्त, अगर मैं जोड़ के लिखता तो कैसे लिखता? पहले मैं लिखता बैड डेट्स कितना बेटा? 5,000। फिर मैं लिखता फर्दर बैड डेट्स कितना, और फिर मैं लिखता प्रोविजन नया वाला कितना, बोलो ना, 4900। और फिर मैं माइनस कर देता ओल्ड प्रोविजन कितना, 2,000। कितना बचता बेटा? ये बचता नहीं बचता, अभी भी उतना ही है। देखो ऐसा नहीं तुमने कुछ नया पा लिया, उतना ही है 9900। दिख रहा है ना? इसका समेशन 98। तो सर ठीक तो है, क्या दिक्कत है? सही तो जा रहा है। अच्छा अगर मान लो कि कहीं ऐसा हो जाए कि ये प्रोविजन जो है ना, ये प्रोविजन पुराना वाला 12,000 हो। अब जरा करके देखो, बारह नहीं, थोड़ा और बढ़ा लेता हूं, चलो 20,000 कर लेता हूं पुराना प्रोविजन। पिछले साल ज्यादा डाउट था, 20,000 का प्रोविजन। अब बताओ कितना आ रहा है? हाँ जी जोर से बोलना। नेगेटिव आने लगा। एक बात बताओ, आईसीएआई आपसे क्वेश्चन पूछ के फ्रेम करेगा क्या कि बेटा ऐसा फ्रेम करो जो तुम आराम से सॉल्व कर लो, या थोड़ा मुश्किल कर दूं? मतलब आपसे पूछेगा क्या? अगर कहीं कुछ ऐसा हो गया, आंसर नेगेटिव आने लगा, तो आपका ये जो चीज है ये रिस्क देने लगेगा। अब आप यहां माइनस में आइटम थोड़े लिखोगे, हाँ या ना? बोलो भाई। तो ऐसे में ये वाला पोर्शन तो आप कंप्लीट कर लोगे ना, बैड डेट्स वाला। प्रोविजन के लिए क्या करो, नया प्रोविजन देखो। अगर नया प्रोविजन कम है और पुराना प्रोविजन ज्यादा है, भाई अभी फिलहाल क्या था, नया प्रोविजन ज्यादा था, पुराना क्या है, तो प्रोविजन और बनाना है। प्रोविजन और बनाना है, किधर लिख दिया? डेबिट में। क्या लिख के? न्यू माइनस ओल्ड, हाँ या ना? अगर प्रोविजन और बनाना था तो डेबिट में लिख दिया न्यू माइनस ओल्ड। लेकिन अगर पुराना प्रोविजन ज्यादा होता और न्यू कम होता, तो प्रोविजन कम करना है बढ़ाना है?
कम करना है। और जब कभी भी प्रोविजन कम करोगे तो तुम्हारा प्रॉफिट क्या होगा? प्रॉफिट क्या होगा? बढ़ेगा। और जब प्रॉफिट बढ़ेगा तो किधर ले जाओगे? इधर लिख देते, लाइक इस तरह लिखते, बाई प्रोविजन कितना? 12,000 माइनस कर देते बेटा इसमें से कौन सा प्रोविजन? न्यू प्रोविजन कितना? 4900। और कितना आ जाता? जो भी आता इधर ही आता। तो मतलब ये करते। तो आप प्रोविजन के लिए इतना तो ध्यान दे ही सकते हो। इनफैक्ट वो रिस्क लेने से अच्छा है इतना करो, ठीक है ना। तो मैं नोट लिख भी देता हूं यहां पे, जिस पे आपको खास ध्यान देना है। नोट क्या है? ध्यान से देखिए, नोट देखिए, जस्ट ए सेकेंड बेटा। सुनो, नोट नंबर 1, इफ ओल्ड प्रोविजन इज लेस देन व्हाट? न्यू प्रोविजन। सिंबल तो आइडेंटिफाई कर ही लेते हो ना। क्या करोगे ऐसे सीन में? किधर जाओगे? डेबिट साइड, क्योंकि प्रोविजन बढ़ाने का है ना। नए को तो देखो ज्यादा है तो बढ़ाना पड़ेगा। डेबिट साइड ऑफ पीएनएल अकाउंट। और क्या लिखोगे? न्यू माइनस ओल्ड। क्लियर रहेगा ये? न्यू माइनस ओल्ड क्लियर रहेगा ये? हाँ या ना जवाब दो। और सेकेंड पॉइंट पे आ जाओ। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है? इफ, व्हाट इफ? इफ ओल्ड प्रोविजन इज मोर देन या ग्रेटर देन, ऑब्वियसली इज मोर देन क्या? न्यू प्रोविजन। ऐसे में प्रोविजन बढ़ाना या कम करना? प्रॉफिट लिख रहा हूं यार, प्रोविजन लिखना है भाई। तो ऐसे में क्या करना? प्रोविजन को कम करना है। किधर चले जाना? क्रेडिट साइड ऑफ पीएनएल अकाउंट। और क्या लिख देना? ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड प्रोविजन माइनस न्यू प्रोविजन। ठीक है बेटा। हालांकि बैलेंस शीट की बात करूं तो सर उसमें कहां पंगा है यार? बैलेंस शीट में कोई चेंज हुआ था? बैलेंस शीट सिंपल है, उसमें कोई लॉजिक या इलॉजिकल बात नहीं होती, वहां सिंपल बातें होती हैं। ठीक है ना? एक फ्रेम में आ रहा है? जस्ट अ सेकेंड बेटा, आता हूं मैं, डाउट लूंगा, टेंशन मत लो। आई गिव यू 5 मिनट्स, लास्ट में तुम्हारे को ही बात करूंगा। एक सेकेंड बेटा, फुल स्क्रीन हो जाने दो। ये लो, ये पूरा एक स्क्रीन पे आ गया। ठीक है, एडजस्टमेंट डन। एडजस्टमेंट अब मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया। सेल ऑन अप्रूवल वाला वो चैप्टर के साथ देख लेंगे, उसकी टेंशन मत लो। हाँ दोस्त, अब बताओ क्या कह रहे थे, डाउट बताओ। वो हुए नहीं थे। प्रोविजन देखो कभी माइनस करके नहीं देखता। अगर प्रोविजन बैड डेटर में से माइनस कर दिया जाता तो प्रोविजन क्या है? प्रोविजन दिखता ही नहीं वहां पे। प्रोविजन इज जस्ट अ थिंकिंग ना। अरे मेरे को डाउट है यार, एक्चुअली पैसा लेके भाग गया क्या? एक बात बताओ, मुझे डाउट है अपने डेटर पे, क्या पैसे लेके वो सच में भाग गया? तो प्रोविजन कभी माइनस होके नहीं दिखता वहां पे। डेटर जो हमारे थे वो 1,05,000 के थे, जिसमें से 5,000 भाग चुका है, वो बैड डेट्स दिख रहा है तुम्हें, हाँ या ना? लेकिन प्रोविजन माइनस होके नहीं दिखता बेटा, इसीलिए पूरा किया है यहां पे। समझ में आई बात? डेटर्स नहीं, डेटर्स को तो लिखा है बैलेंस शीट में। वो बैड डेट्स नहीं लिखा बेटा, डेटर्स नहीं, बैड डेट्स बोलो। तो वो इसलिए नहीं लिखा क्योंकि मेरा डेटर था 1,05,000 का पहले, उसमें से 5,000 ऑलरेडी रिकॉर्ड होके किधर जा चुका है? बैड डेट्स में। तो ये डेबिट में 1,00,000 का डेटर और 5,000 का बैड डेट्स, ये यहां सेट ऑफ ऑलरेडी हो रखा है। ये इसका मतलब होता है, जर्नल एंट्री करके दूंगे आप तुम्हें शुरू से, यही मतलब है इसका। तो पीएनएल में नहीं जाएगा ये लॉस। तुमने एंट्री क्या करी होती है? बैड डेट्स की। बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, डेटर से तो माइनस कर दिया, ये बैड डेट्स राइट ऑफ करने पीएनएल में नहीं जाएगा साल के आखिरी में। क्लोजिंग एंट्री नहीं पढ़ी अभी? पिछले क्लास में क्लोजिंग एंट्री करा था तुमने, वही तो है।
अभी बैड डेट्स जिंदा रहेगा क्या? नॉमिनल अकाउंट साल के आखिरी में जिंदा रहेगा? कहां जाएगा खत्म होने? पीएनएल में भेजोगे ना बैड डेट्स को, लेकिन प्रोविजन तुम्हारा नॉमिनल अकाउंट होता है क्या? नहीं होता सर, वो आपके दिमाग की ऊपर, वो ऐसे पर्सनल अकाउंट बोला जाता है प्रोविजन को, याद रखना, ठीक है? इफ समवन इज आस्किंग अबाउट नेचर ऑफ प्रोविजन तो याद रखना वो पर्सनल अकाउंट है। एनी अदर डाउट? ओके है ना यहां तक? और बोलो कोई, तुम्हारा डाउट तो यही था ना कि मतलब क्यों उसको रिकॉर्ड नहीं करते, ठीक है ना? ओके है ना? यही सेम चीज था तुम्हारा भी। ओके, और बताओ एनीवन एल? कुछ भी डाउट नहीं? ये नोट्स कंप्लीट करके आओगे और नेक्स्ट क्लास में, अब देखो अब इस चैप्टर में केवल और केवल क्वेश्चंस करने रह गए, कोई थ्योरेटिकल कंसेप्ट नहीं रह गया। मेन जो कंसेप्ट था थ्योरेटिकल का वो एडजस्टमेंट था, जो मैंने आज की क्लास में करा दिया, अगर आप फाइनल अकाउंट के इस चैप्टर की बात कर रहे हो तो। ठीक है, पक्की बात? तो इसको प्रॉपर नोट डाउन करके आना, ठीक? और अगर पिछली क्लास में नहीं थे तो नोट्स लेकर आप लोग प्रॉपर बना लेना नोट्स दोस्तों से अपने, ठीक है? सो दैट्स इट फॉर द डे, आज के लिए बस इतना ही।